आपका रुझान संगीत की तरफ भी रहा है और आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। तो इस संबंध में बताइए कि वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिसमें आपने काम किया है, और संगीत के क्षेत्र में जो आपका रुझान है उस संबंध में कुछ बताइए। भोजपुरी मूवी में मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। ये 2005-06 की बात है। उस टाइम फिल्म आई थी जाने तो आज हृदय में जियरा के हाल। इसमें मैंने चाइल्ड किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है अभिजीत प्रताप सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। अभिजीत प्रताप सिंह कुशीनगर जिले के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS 2019 की परीक्षा में को पास करके नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। आज एक विशेष कार्यक्रम में अभिजीत प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी हमारे कार्यक्रम में, और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको PCS 2019 की परीक्षा क्लियर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया और आपके चैनल का। सबसे पहले आप ये बताइए अभिजीत जी, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ की, आप ये बताइए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10th तक सेंट थ्रेसिस इंटर कॉलेज जो पटरौना में है। उसके बाद मैं 12th लखनऊ से किया, लखनऊ पब्लिक स्कूल से। फिर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो BSc बायो में सरस्वती देवी महाविद्यालय खड्डा से की, और उसके बाद से तैयारी कर रहा हूँ और इसमें हो गया मेरे पहले बार। अभिजीत जी, स्नातक बायोलॉजी से करने के बाद अमूमन जो छात्र होते हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन आपने प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र चुना है। इस बारे में क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहते हैं? सर, शुरू से मेरा एम यही था कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है, पर बायो में मेरा विशेष रुचि शुरू से रही है क्योंकि मेरा 12th भी बायो से था। तो उसके बाद ग्रेजुएशन करना था तो फिर मैंने BSc बायो ही चुना। तो इसमें रुचि थी सब्जेक्ट में तो मैंने ये लिया। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, शुरू से मुझे सिविल सेवा ही करना था। तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अमूमन प्रशासनिक सेवा की तैयारियां जब छात्र करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, जैसे कुछ पारिवारिक कठिनाइयां हैं, कुछ समाज से कठिनाइयां आती हैं। तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, इस बारे में बताइए कुछ। कठिनाई मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी लंबा है, इसका पूरा प्रोसीजर 1 साल चलता है, फिर आपको 1 साल तैयारी करनी पड़ती है। तो लगभग 2-3 सालों तक खुद को मोटिवेट रख के लगातार पढ़ते रहना, क्योंकि हर 5वें-6वें दिन इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो उस दौरान अपने आप को खुद को मोटिवेट रखना, खुद को चार्जअप रखना और एक सिंगल फोकस बनाकर पढ़ना, मुझे लगता है सबसे बड़ी कठिनाई है। बाकी जो कठिनाई है वो तो अमूमन हर जीवन में हर आदमी संघर्ष करता है, कुछ ना कुछ चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा कठिनाई मुझे यही लगता है कि खुद को मोटिवेट करके लगातार पढ़ते रहना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट कि क्या आ रहा है। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज इस तैयारी में। अब ये तमाम ऐसे युवा हैं जो सिविल की तैयारी करते हैं और वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा को पास कर जाते हैं, लेकिन जब वो साक्षात्कार में जाते हैं तो किसी कारण से चयनित नहीं हो पाते, वो असफल होकर के वापस आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन आपने PCS 2019 की परीक्षा क्लियर कर ली है और आप नायब तहसीलदार के पद पर चयनित भी हो चुके हैं। तो उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे या क्या मतलब दिशा निर्देश देना चाहेंगे जो कि साक्षात्कार के में असफल हो जाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है जो भी बंदा या जो भी स्टूडेंट साक्षात्कार पर पहुंचता है तो अमूमन सब लोगों की नॉलेज एक ही होती है। उस दिन की बात है कि उनका इंटरव्यू कैसा गया। तो अगर इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो उनके मेंस में नंबर कम रहे हों या फिर उनका इंटरव्यू बुरा गया हो। तो दोनों पहलू को देखना चाहिए कि किस सेक्टर में वो फेल हो रहे हैं। तो अगर इंटरव्यू उनका अच्छा नहीं जा रहा है तो उनको खुद पे काम करने की ज़रूरत है कि क्या वो अच्छा बोल पा रहे हैं, क्या अपने दिल की बात वो लोगों को समझा पा रहे हैं। और अगर मेंस में कमी है तो फिर मेंस के लिए ऑप्शनल है या फिर ऐसे है, राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो उस पर उन्हें काम करना चाहिए और हताश नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं पहली बार में ही निकल गया। कई लोग नहीं निकल पाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफल जरूर होंगे। आपने 23 साल की उम्र में, बहुत ही कम उम्र में आपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। इसके बाद आप 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप अपने किसी ज़िले में आप ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर आपकी कार्य प्रणाली क्या होगी? जैसे प्रशासनिक सेवा में आजकल भ्रष्टाचार अमूमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आप युवा हैं तो आपकी सोच कुछ अलग होगी। तो कैसे, क्या कार्य प्रणाली होगी आपकी वहाँ पे जिस जिले में आप ज्वाइन करेंगे?
किस तरह उस जिले को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। कार्य प्रणाली में मुझे जो आज के टाइम में सबसे बड़ा लगता है वो है कम्युनिकेशन गैप। अधिकारी और जनता के बीच थोड़ा मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है। तो जब मुझे मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि जनता के लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहूं एज एन अधिकारी, एज एन उनका सेवक, कि हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो। और मुझे लगता है अगर वो कम होगा तो उनकी परेशानी मैं अच्छे से सुन पाऊँगा और फिर उनका निस्तारण भी अच्छे से कर पाऊँगा। तो बस यही है। और फिर बाकी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूँ, लोगों की सेवा करूँ, बस यही लक्ष्य है। अभिजीत, जैसा कि हमें कुछ जानकारियां आपके बारे में प्राप्त हुई हैं कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी रुचि रखते थे। पडरौना नगर में एक संस्था है युवा अभ्युदय, जिससे आप जुड़े हुए थे और आपने कई सामाजिक कार्यों को अंजाम भी दिया है। तो सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर रुचि लेने के बाद भी आपने अपनी पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल लिया? अब बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं यह काम कर रहा हूँ, वह काम कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? तो क्या कैसे आपने टाइम निकाल लिया कि समाज सेवा भी आप करते थे, पढ़ाई भी करते थे और आपने इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर लिया? जी, आप सही कह रहे हैं। मैं युवा अभ्युदय, रितेश पांडे जी हैं उसके, तो उससे जुड़ा हुआ था। और मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको समाज को समझना ही पड़ेगा। आजकल का जो बदला हुआ पैटर्न है उसमें आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आप समाज को अगर नहीं समझते हैं तो फिर वो जो रटने वाला कॉन्सेप्ट था वो चला गया। तो ये था। फिर जहाँ तक समय निकालने की बात है, कोई भी हर बंदा लगातार 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकता है, उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। तो जब भी मुझे समय मिलता था, मैं थोड़ा पढ़ाई से बोर हो जाता था, तो फिर रितेश पांडे जी को फ़ोन करके जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें ज़रूर भाग लेता था। और फिर ऐसे ही काफ़ी अच्छा रहा वहाँ भी, और मैं आगे भी जुड़ा रहूँगा समाज सेवा से। जो भी मुझे कर सकता हूँ सक्रिय रहूँगा मैं। अभिजीत, पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने आगे का क्या लक्ष्य रखा है? क्या आप मतलब पीसीएस बन के समाज सेवा का काम करेंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में अपना योगदान देंगे, या इसके आगे भी आपका कोई बड़ा लक्ष्य है? मेरा जो लक्ष्य है वो आईएएस बनना है। और इसी वर्ष मैंने आईएएस मेंस की परीक्षा भी दी है 2020 की, उसका रिजल्ट अभी आने को है। तो फिर जितना भी टाइम अगर मुझे मिलेगा नौकरी के बाद, मैं आईएएस बनना ही चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य वही है। अभी तक तो हमने आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बातें थी वो हमने आपसे की हैं। आप कुछ ऐसा बताइए आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसने आपको प्रभावित किया हो, जिससे आपका ये उद्देश्य ये प्रबल हो गया हो कि नहीं, मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। जो सबसे बड़ी घटना है वो हमेशा मुझे अपने पापा से प्रेरणा मिली है। वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे, चूँकि दुर्भाग्यवश कुछ कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये था कि मुझे करना है, उनका सपना था। तो एक ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहा। और जो दूसरा था कि मैंने जो समस्याएं फेस की हैं, क्योंकि आम जन में हम यही सुनते हैं कि कोई भी काम है तो साहब कर देंगे, यहाँ से हो सकता है, कोई भी दिक्कत है तो उसका निस्तारण एक अधिकारी कर सकता है। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि कुछ मैं भी ऐसा करूं कि लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तो मेरा शुरू से ही समाज सेवा में भी रुझान रहा, एनजीओ से जुड़ के भी काम करने का। तो मैं अगर बताऊं कि अगर आपके कुछ काम हम देखते हैं तो हम प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि देखो यहाँ कूड़ा है, वहाँ ये है, पर एक अधिकारी वो काम करा सकता है, वो हटवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो इंडिविजुअल भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होता है। तो शुरू से एक था मोटिवेशनल फैक्टर कि मुझे कुछ ऐसा बनना है कि जहाँ मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, और कोई अगर लोग आवे तो उनका न्याय हो। क्योंकि आम जन में हम ये हमेशा फेस करते हैं, कई दफ़ा हमारे साथ भी इश्यूज आते हैं। तो ये था दिमाग में शुरू से कि कुछ करना है, सिविल सेवा में जाना है। अभिजीत, जैसा कि जब हमने आपके बारे में पता किया तो हमें यह पता चला कि आपका रुझान संगीत की तरफ भी रहा है और आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। तो इस संबंध में बताइए कि वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिसमें आपने काम किया है, और संगीत के क्षेत्र में जो आपका रुझान है उस संबंध में कुछ बताइए। भोजपुरी मूवी में मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। ये 2005-06 की बात है। उस टाइम फिल्म आई थी जाने तो आज हृदय में जियरा के हाल, उसमें मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उसके बाद गंगा मिले सागर से आई थी, उसके बाद हमके माफ़ी दे दे थी। तो लगभग 6 मूवी जो मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। और शुरू से मेरा रुझान एक्टिंग, गाने सुनना, थोड़ा मैं उस साइड में रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है गाने सुनना, एक्टिंग करना, या फिर अच्छी मूवीज़ देखना, और ये मेरी हॉबीज़ भी थी। यहाँ तक कि मेरा इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि
आप किस तरह की मूवीज़ देखते हैं, कैसे गाने सुनते हैं, यहाँ तक कि गाना गवा भी लिया गया था। तो ये काफ़ी एक अच्छा इंसिडेंट था मेरे इंटरव्यू में। प्रशासनिक सेवा में तैयारी के दौरान आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? अमूमन देखा जाता है कि जब कोई बच्चा जाता है प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम वो लगा दिया, 1 साल 2 साल में अगर वो कहीं सेलेक्ट नहीं होता है, तो पारिवारिक दबाव बनने लगता है कि कोई और जॉब तुम ले लो या फिर वापस घर आ जाओ, खेती बाड़ी देखो। तो इस तरह का कुछ इशू आपके साथ रहा या नहीं, या मतलब परिवार का किस तरह से समर्थन रहा आपको, ये बताइए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि परिवार से मुझे पूरा समर्थन रहा, हर तरीके से रहा, और अटूट विश्वास मेरे घर वालों ने मुझ पर दिखाया है शुरू से ही। तो इस बारे में मुझे कभी ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है कई दफ़ा, पारिवारिक कंडीशन जो है सपोर्ट नहीं करती है काफ़ी लंबे टाइम तक बाहर पढ़ने में। पर भगवान की दया से मेरा काफ़ी जल्द हो गया, तो मेरे साथ ऐसा इशू आया नहीं। लेकिन बीच बीच में भी अगर कभी मुझे कोई दिक्कत आती थी, तो मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ मेंटली हमेशा इमोशनली सपोर्ट किए हैं, और हर तरीके से उनका पूरा समर्थन रहा। यहाँ तक मेरी दादी, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, पर हमेशा मतलब कभी फेल भी मैं हुआ। इसके पहले भी मैंने 6 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। मैं आपको बता दूं, जब ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स होते थे, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, 7 एग्ज़ामों का मैंने रिटन क्लियर किया था, और 7 में इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ। तो काफ़ी दुखी रहता था मैं उस टाइम, लेकिन मेरी दादी ने हमेशा मेरा हिम्मत मतलब बढ़ाया ही है। तो वो इतने बुजुर्ग होकर उन्होंने मुझे इतना हिम्मत दिया, तो मैं सोचा कि अभी तो मुझे काफ़ी टाइम है, और तो मुझे कुछ करना चाहिए अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए। तो ऐसा कोई मेरे इशू कोई फेस नहीं। अभी तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, मतलब पिताजी या माताजी आपके क्या करते हैं लोग, ये कुछ परिवार के बारे में अपने बताइए। हाँ, मेरे पिताजी अधिवक्ता हैं यहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और मेरी माँ नर्सिंग ऑफिसर हैं यहाँ पटना PSC पे। तो ये दोनों जो मेरे बड़े भैया हैं, वो अभी BBS करके आए हैं, और फिर हम PG की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर अक्षय प्रताप सिंह। अभिजीत, जैसा कि हमें जानकारी है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि भी है, और हमें पता चला था कि इंटरव्यू में भी, अभी आपने बताया भी कि इंटरव्यू में भी आपसे गाना गवाया गया था। तो एक प्यारा सा सॉन्ग आप अपने हमारे दर्शकों को सुनाइए, जिससे कि ये हमारे दर्शक भी ये जान सकें कि एक PCS एग्जाम क्वालिफाई करने वाला जो छात्र है, वो संगीत के क्षेत्र में कितनी रुचि रखता है। बहुत अच्छा तो नहीं गाता हूँ, पर मैं गुनगुना सकता हूँ। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, मुझसे जुदा अगर हो जाएगी तो खुद से ही हो जाएगी जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। शानदार गीत रहा। अभिजीत, ये तो रहा एक इंटरव्यू जो हम लेते हैं आमतौर पे, लेकिन अभी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से, मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, वो उनको कुछ बताइए कि वो किस तरह से तैयारी करें, कि आमतौर पे जो भी दर्शक या जो भी छात्र हमारा ये वीडियो या आपका इंटरव्यू देखेंगे, वो आपसे प्रेरणा लेंगे कि हाँ, आपने इतनी कम उम्र में एक बड़े प्रतियोगी परीक्षा को पास करके और एक अच्छे पद पे, एक बड़े पद पे आप चयनित हुए हैं। तो हमारे दर्शकों को और कुछ प्रतियोगी छात्रों को यह बताइए कि वो कैसे तैयारी करें प्रतियोगी परीक्षाओं की। प्रतियोगी परीक्षाएं तो कई हैं इस देश में, पर अगर आप मेरे परीक्षा की बात करें तो इसके 3 स्टेज हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और सबका अपना अलग अलग एक नेचर है एग्जाम का, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी होती है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य बना लें और उसके बाद उसके लिए जी जान लगा दें, क्योंकि कभी भी हाफ हार्टेड तैयारी से फुल रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो उस पीरियड में 1 साल 2 साल आपको जितना टाइम देना है, अपना जी जान से लग जाएं, और फिर अगर लग गए हैं लगन से तो फिर रिजल्ट आना निश्चित ही है। और अगर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पटरौना इधर अपने ज़िले के हर आदमी जानता है कि मैंने इतना एक्टिव रहा हूँ, तो कभी मैं ऐसा पढ़ाकू लड़का रहा नहीं शुरू से।
तो उसके बाद भी अगर मैं कर सकता हूँ इतनी कम उम्र में पहली बार में ही, तो मुझे लगता है मुझसे तेज बच्चे हैं, काफ़ी मेधावी बच्चे हैं यहाँ अपने जिले के, तो वो तो आसानी से ही कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और पुनः आपको PCS 2019 क्वालिफाई करने के लिए और वो चयनित होने के लिए नायब तहसीलदार के पद पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे PCS 2019 की परीक्षा को पास करके नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने वाले अभिजीत प्रताप सिंह। हमारे इस वीडियो को और इनके इंटरव्यू को देखिए और आप इनसे प्रेरणा लीजिए कि इतने कम उम्र में यह प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा को पास करके और नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं।